नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। पहली अपडेट रक्षा मंत्रालय की तरफ से आ रही है। दोस्तों, आर्मी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि इस तकनीक पर किसी एक देश का दबदबा नहीं होना चाहिए और भारत को इस दिशा में बेहद सावधानी से काम करने की जरूरत है और हमें इसके कारण से होने वाली कानूनी, नैतिक, राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल मानवता की प्रगति और शांति के लिए इस्तेमाल में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई देश या फिर देशों का समूह परमाणु ऊर्जा की तरह इस तकनीक पर भी अपना दबदबा कायम कर ले और अन्य देश पीछे रह जाए। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रगति को रोका नहीं जा सकता, हालांकि हमें इसके लिए सतर्क रहने की काफी जरूरत है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कार्यक्रम के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले 75 यानी कि 75 रक्षा उत्पादों को भी लॉन्च किया। और ये जो 75 उत्पाद हैं यानी कि ये 75 प्रोडक्ट्स है, उनमें रोबोटिक सिस्टम, साइबर सुरक्षा, मानव व्यवहार के विश्लेषण, निगरानी प्रणाली, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, आवाज के विश्लेषण और C4ISR यानी कि कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन, कंप्यूटर और खुफिया निगरानी और टोह लेने एवं डेटा विश्लेषण से भी ये संबंधित है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि मैंने आपको डिफेंस अपडेट में भी बताया था कि ये जो 75 रक्षा उत्पाद हैं, उनमें से कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो क्लासिफाइड रहेंगे, यानी कि जिसकी जानकारी आम लोगों तक नहीं दी जाएगी और ये गोपनीयता के हिसाब से बेहद जरूरी भी होगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि ईस्ट टेक 2022 को लेकर आ रही है। दोस्तों, सैफसीज ने एक रेस्क्यू और सर्विलांस USV को तैयार किया है भारतीय नौसेना के लिए। इस कंपनी ने बताया कि भारतीय नौसेना को अपने रिमोट ऑपरेटेड बॉय के 50 पीस भी दिए गए हैं और 2022 के अंत तक 50 और डिलीवर किए जाएंगे। इस कंपनी के अधिकारी ने कहा कि बैटरी से चलने वाला मानव रहित सतह वाहन यानी कि अनमैन्ड सरफेस व्हीकल, इसका इस्तेमाल बचाव के लिए किया जाएगा, लेकिन इसमें HD कैमरा, रोबोटिक जांच या हथियार के साथ फिट करने के अलग अलग मिशनों में भी इसे मॉडिफाई किया जा सकता है। हालांकि इस अनमैन्ड सरफेस व्हीकल को बनाने का जो मेन उद्देश्य है वो इंसानों को बचाने के लिए किया गया है, लेकिन इस पे अपग्रेड किया जा सकता है। बता दें कि ये 300 किलोग्राम का वजन भी लोड कर सकता है और कम से कम 3 लोगों को ये रेस्क्यू भी कर सकता है। इसके अलावा सैफसीज ने बताया कि निगरानी उद्देश्यों के लिए भी अनमैन्ड सरफेस व्हीकल्स पर वे काम कर रहे हैं, जिसे कि वो भारतीय सेना को सौंपेंगे और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये समझौता हो सकता है। वहीं दूसरी अपडेट भी ईस्ट टेक 2022 को लेकर आ रही है। नोएडा स्थित इंडियन डिफेंस रिफॉर्म्स ने दूत MK1 जो कि एक नैनो मानव रहित हवाई वाहन है, इसे तैयार किया है और इसका इस्तेमाल खुफिया निगरानी और टोही यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलांस एंड रिकॉग्निजेंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही कंपनी ने कहा कि उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को भी इसकी कुछ यूनिटें दी हैं ताकि वो इनके परीक्षण कर सके। इसके अलावा इस कंपनी के CEO ने बताया कि एनर्जी कमांडो हरियाणा के कैंप मानेसर में जुलाई के अंतिम सप्ताह में दूत MK1 का फील्ड परीक्षण भी करेंगे। इसके अलावा आगे उन्होंने बताया कि असम राइफल्स वर्तमान में पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में दूत MK1 का परीक्षण कर रही है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल भारतीय सेना की उत्तरी कमान, राष्ट्रीय राइफल्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भी करेंगे। यानी कि दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स जब से डिफेंस सेक्टर में आई है, तब से आप देख सकते हैं कि क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जिस चीज की कमी अभी तक भारत के पास थी, वो कमी अब लगातार दूर हो रही है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की फर्म जो डेडिकेशन दिखाती है, उसे देखते हुए इसमें कोई दो राय नहीं है, भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और भारत की घर की जरूरतें भी पूरी होंगी। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो वो भारतीय सेना के LCH यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन को लेकर आ रही है। दरअसल भारतीय सेना ने पहली बार अपने LCH स्क्वाड्रन के बारे में बताया था। बता दें कि अब इस स्क्वाड्रन को ईस्टर्न कमांड में भेजा जा रहा है। भारतीय सेना का कहना है कि 7 LCH यूनिट उन्हें और चाहिए और हर यूनिट में करीबन 10 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स होंगे, जिनका इस्तेमाल पहाड़ी क्षेत्रों में कॉम्बैट रोल्स के लिए किया जाएगा। बता दें कि इन्हें भारतीय सेना की एविएशन कॉर्प को दिया जाएगा। यही नहीं, इसके अलावा भारतीय सेना को जो 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं वो 2023 से मिलने वाले थे, लेकिन कहा जा रहा है कि इनकी डिलीवरी लेट हो सकती है। ऐसे में ये डिलीवरी 2024 से शुरू होगी। इसके अलावा भारत सरकार बोइंग से बात कर रही है अतिरिक्त अपाचे हेलीकॉप्टर्स खरीदने के लिए, जिन्हें कि भारतीय सेना को दिया जाएगा। दोस्तों, बता दें कि आर्मी एविएशन कॉर्प्स को हेरॉन UAVs को कंट्रोल करने का भी जिम्मा दिया गया है, जो कि पहले आर्टिलरी कोर के अधीन था। और सेना को हर्मेस 900 UAVs भी मिलेंगे, जिसे कि अदानी ग्रुप इजराइल के साथ मिलकर भारत में तैयार करता है। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो वो भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। दरअसल भारतीय नौसेना अकुला 2 पनडुब्बी को, जो कि एक न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन है, उसे 2026 तक शामिल करेगी। और इसके अलावा भारतीय नौसेना को 6 नेक्स्ट जनरेशन SSN के लिए भी प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है, जो कि सीधा प्रधानमंत्री ऑफिस के अधीन होगा। यानी कि ये नेशनल मोड में इस पर काम किया जाएगा ताकि इस प्रोजेक्ट की गोपनीयता को
बरकरार रखा जा सके। साथ ही इसमें जो भी फंड दिया जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से, उसके बारे में भी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना का जो नेवल डिजाइन ब्यूरो है वो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन प्रोग्राम के लिए डिजाइन और डेवलपमेंट का काम शुरू कर चुका है और भारत के पास पहले से ही न्यूक्लियर सबमरीन सप्लाई लाइन मौजूद है, जिसका इस्तेमाल करके भारत कम समय में अपने एसएसएन प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकता है। दोस्तों अगली खबर इंजन निर्माण को लेकर आ रही है। कुछ रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि फ्रेंच इंजन मैन्युफैक्चरर सैफरान और डीआरडीओ जल्द ही संयुक्त रूप से तैयार किए जाने वाले 110 किलो न्यूटन इंजन के लिए वर्क शेयर एग्रीमेंट करने वाले हैं और ये जो जॉइंट वेंचर होगा वो काफी लाभकारी भी होगा दोनों ही कंपनियों के लिए, क्योंकि वो जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही हैं उसकी रिकवरी भी जल्द से जल्द की जाएगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस नए जॉइंट वेंचर के माध्यम से करीबन 1000 इंजन तैयार किए जाएंगे और इन 1000 इंजनों का ऑर्डर अलग अलग जो स्पिन ऑफ प्रोग्राम है उनके तहत किया जाएगा, जिसके लिए इन्हें खरीदा जाएगा, जिसमें कि इंजन को 130 किलो न्यूटन तक बढ़ाया जाना है। इसके अलावा जो डाउन स्केल 75 किलो न्यूटन का ड्राई इंजन वेरिएंट है उसको भी बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा भारतीय वायुसेना 40 एम का मार्क 1A और 80 एम का यानी कि AMCA मार्क 2 फाइटर जेट्स भी लेगी, जिसका मतलब यह है कि अकेला 700 इंजनों की जरूरत पड़ेगी AMCA प्रोग्राम के लिए। यही नहीं, इसके अलावा जो अमेरिकी F414 इंजन है जिसे कि तेजस मार्क 2 और TEDBA प्रोग्राम में लगाया जाएगा, उन्हें भी नए इंजनों से बदला जाएगा 2040 से। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वारी है INS मोरमगांव को लेकर। मझगांव शिप बिल्डर ने घोषणा की है कि वे दूसरा गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो कि प्रोजेक्ट 15B का है INS मोरमगांव, उसका परीक्षण पूरा हो गया है और जल्द ही इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। बता दें कि इसका डिजाइन नेवल डायरेक्टरेट नेवल डिजाइन ने बनाया है। प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर कई नए फीचर्स के साथ होंगे जिसमें कि स्टेल्थ ऑटोमेटेशन तकनीक भी शामिल है। बता दें कि 7400 टन का P15B डिस्ट्रॉयर जिसमें कि 32 बराक 8 मिसाइल और 16 ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइलें लगी होंगी। यह एटमॉस्फेरिक कंट्रोल सिस्टम से भी लैस होगा जो कि किसी भी परमाणु हमले वाले क्षेत्र में काम कर सकता है। दोस्तों अगली खबर भारतीय नौसेना से ही आ रही है। बता दें कि देश के पहले IAC विक्रांत ने कल अपना चौथा समुद्री परीक्षण पूरा कर लिया है। ट्रायल पूरा करने के बाद विक्रांत कोची बंदरगाह पर वापस लौट आया। इसके बाद नौसेना ने कहा कि पोत की डिलीवरी इस महीने के अंत तक हो जाएगी। इसके बाद अगस्त में आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान इसे भारतीय नौसेना में कमीशन किया जाएगा। नौसेना ने कहा कि भारतीय नौसेना और कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने मेक इन इंडिया योजना के तहत इस विमान वाहक पोत के डिजाइन और निर्माण में 76% से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा नौसेना ने कहा कि इसके इंटीग्रेटेड ट्रायल्स भी किए जाएंगे इसके उपकरण और सिस्टमों के ऑनबोर्ड से, जिसमें कि एविएशन सुविधा कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट्स इसमें शामिल है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वारी है अमेरिका को लेकर। ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी सेना एक्शन में आ गई है। अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक परमाणु बॉम्बर B-2 स्पिरिट को ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के अमरेले एयरबेस पर तैनात किया है। अमेरिकी वायुसेना ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र और मुक्त बनाने के लिए इन बॉम्बर्स के जरिए सहयोगी देशों के साथ अभ्यास और ट्रेनिंग को अंजाम दिया जाएगा। इन बॉम्बर्स को अभी हाल ही में तैनात भी किया गया है। बता दें कि यह बॉम्बर रडार की पकड़ में नहीं आता है। अमेरिकी वायुसेना ने कहा कि B-2 बॉम्बर प्रशांत एयरफोर्स के बॉम्बर टास्क फोर्स की मदद करेंगे। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो इसरो से आ रही है। अंतरिक्ष में करीबन 3000 सक्रिय सैटेलाइट पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए धरती पर मौजूद इंसानों के लिए काम कर रहे हैं और इनमें से 53 यानी कि 53 सैटेलाइट्स भारतीय हैं। इसके अलावा औसतन 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हजारों निष्क्रिय सैटेलाइट्स, रॉकेट और अन्य उपकरणों का मलबा भी टुकड़ों में तैर रहा है। कहा यह जा रहा है कि यह गति इतनी तेज है कि मलबे से आया 1 सेंटीमीटर का छोटा टुकड़ा भी किसी सक्रिय सैटेलाइट से टकराकर उसे तबाह कर सकता है। और इस खतरे को टालने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इसरो सिस्टम फॉर स्पेस एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट प्रणाली की तैयारी की है, जिसे कि IS-4OM कहा जा रहा है। इसरो के मुताबिक IS-4OM एक ऐसी प्रणाली है जो अंतरिक्ष में सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने की दिशा में एक समग्र रुख रखती है और साथ ही भारी अंतरिक्ष के सतत उपयोगों के फायदे उपलब्ध कराती है। इसरो ने कहा कि यह अंतरिक्ष में मलबे का पता लगाने और उसकी निगरानी करने के लिए अंतरिक्ष इकोसिस्टम जागरूकता कार्यक्रम का हिस्सा है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि इसके जरिए हमारी अंतरिक्ष संपत्ति की सुरक्षा करने में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और ये वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि मलबा प्रबंधन पर संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों के अनुरूप है। तो दोस्तों ये तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।